हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल से आगे बढ़ाते हुए कल जो हम एक्सरसाइज 3.3 के दो क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया था, एक आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो मैंने फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड आपको होमवर्क में था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन टुगेदर विद मी विद योर टेक्स्ट बुक। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। So in this question, the linear equations are not already prepared. You have to read the situation under the question and then you will convert this situation into the form of linear equations and hence you will find the solution of these linear equations by the method of the substitution. Is that clear? सबसे पहले हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के उपरांत हमें उसकी दी गई परिस्थितियों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना है और उसके उपरांत हमें उसको इस सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। हिंदी में देखें तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। So whenever we are reading this type of question, there always must be two situations or conditions mentioned in the question. Sometimes the conditions are not written in the simple sentences, but in this question the conditions are written in very simple sentences. The difference between the two number is 26, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, and one number is 3 times the other, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो while solving the question, the first step is the consideration of the variable. क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहली स्थिति होती है हमारी कि हम उसके वेरिएबल को कंसिडर करेंगे, माने जो चर हैं उनको मानना। तो चर कौन है यहाँ पर? एज ही सेज फाइंड टू नंबर्स, तो माने दो नंबर ही हमारे चर हैं और उन्हीं को हमको ढूंढना है। तो मैंने लिखा लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। माना दो संख्याएं x और y हैं। ठीक हो गया। अब केस फर्स्ट माने यू कैन ऑल्सो राइट हेयर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, या फर्स्ट कंडीशन, या प्रथम शर्त के अनुसार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटेंस में दो बातें होती हैं। तो पहली बात है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, माने दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब आपने संख्याएं क्या बोली हैं? x एंड y, एंड देयर इज द सेंटेंस दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिफरेंस? द डिफरेंस मीन्स द गैप बिटवीन द टू नंबर। तो हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स? तो ऑब्वियसली बाय सब्ट्रैक्टिंग देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द सिचुएशन बाय राइटिंग केस 1 दैट डिफरेंस between the number is 26। हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? हाउ कैन वी राइट दिस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिक्स दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। So hence you will get the first equation. Now read the second case of the question. So look at the question again. One number is 3 times the other. माने जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी माने जैसे एक नंबर अगर 2 है तो दूसरा नंबर उसका 3 गुना यानी कि 6 होगा। एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर उसका 3 गुना यानी कि 15 होगा। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक का नाम लिखा मैंने x, एक का नाम लिखा मैंने y, एंड वी हैव सेड दैट द फर्स्ट नंबर इज द थ्राइस ऑफ द अदर। तो पहले उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम द अदर, पहली संख्या है। दूसरी की 3 गुनी है, अर्थात पहली संख्या कौन है आपकी?
x, दूसरी संख्या कौन है आपकी y, उसके 3 गुनी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3. तो यू कैन ऑल्सो राइट इट x इज इक्वल टू 3y. And hence the question is expressed into the form of two linear equation. X minus y is equal to 26 is first equation and x is equal to 3y is second equation. So the first task of the question is completed. And what is the first task? To convert the given situation into the form of linear equation. तो अभी आपका जो प्रश्न था वो दो समीकरण के रूप में आपको प्राप्त हो गया है. पहली समीकरण है आपकी x minus y is equal to 26. दूसरी समीकरण है आपकी x is equal to 3y. अब जैसे कि हमने कल के क्वेश्चंस में सीखा था हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन. तो कल हम सब्स्टिट्यूट करना सीख रहे थे. एक इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है. तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है वो फर्स्ट इक्वेशन से ही फाइंड करें. वी कैन ऑल्सो फाइंड द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन. तो क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सेकंड इक्वेशन आपकी थोड़ा इजी है, वो ऑलरेडी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रखी है x इज इक्वल टू 3y. तो अगर मैं इस इक्वेशन से शुरू करता हूँ तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको करना नहीं पड़ेगा. तो बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन सेकंड से जो x की वैल्यू है, इक्वेशन 2 से जो x की वैल्यू है उसको कहाँ रखना है इक्वेशन नंबर 1 में. तो क्या करते हैं, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. अब x की जगह पे कितना बोला आपको 3y, तो x के रिप्लेसमेंट में आप क्या आ जाएगा 3y और ये जो y था वो ऐसे ही रहेगा. अब ये सिंप्लीफिकेशन आ गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. तो 3y और y लाइक टर्म्स हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आगे आपका 2y. आफ्टर दिस 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर ऑफ 26 एंड ऑन सॉल्विंग 26 अपॉन 2 वी गेट 13. तो हेंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच 13. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वन नंबर विच इज 13. नाउ राइटिंग दिस वैल्यू in first, you can also write the value of the variable which you have determined in either equation number 1 or equation number 2 as we have discussed earlier. So now I am writing the value of y in equation number 1. So that is x minus y is equal to 26. X remains the same and at the place of y you will write 13 because you have get y is equal to 13. You can see here is equal to 26 and on solving you will get 36 and ये जो 26 RHS में है आपका और ये 13 लेफ्ट हैंड साइड से कन्वर्ट होकर राइट हैंड साइड में आ जाएगा और ये प्लस 13 बन जाएगा. ये आपका आपके 39. इज दैट क्लियर? तो नाउ दीज टू नंबर्स आर 39 एंड 13. नाउ वी आर एट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. अगेन रीड द क्वेश्चन विद मी. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls at rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and ball. एक क्रिकेट टीम की कोच 7 बैट यानी कि बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदती है. फिर दोबारा से 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदती है. एक बैट और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए. तो ये भी फिर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं आपके पास, उस सिचुएशंस को आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो लेट अस स्टार्ट अगेन बाय राइटिंग द सॉल्यूशन. तो एज वी नो दैट देयर मस्ट बी ऑलवेज 2 वेरिएबल इन द क्वेश्चन. तो व्हाट आर दीज 2 वेरिएबल्स? तो दीज 2 वेरिएबल्स आर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. तो एज वी नो दैट द फर्स्ट स्टेप इज द कंसिडरेशन ऑफ द वेरिएबल. तो वी कंसिडर द वेरिएबल 1 by 1. तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y. हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना एक
बल्ले का मूल्य x रुपए और एक बॉल का मूल्य y रुपए। ठीक हो गया। आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द वेरिएबल, एज वी नो दैट देयर आर टू सिचुएशन इन दिस क्वेश्चन और in each question of this exercise. So what are these two situations? So read the question carefully. It is very simple question. The cost of a cricket team, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls rupees 3800. तो जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि जो कोच है उस कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी और टोटल जो कॉस्ट है इन 7 बल्लों और 6 गेंदों की कितनी है? 3800 है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले कोच ने क्या लिए? 7 बैट्स और एक बैट की कीमत कितनी है? x रुपए। तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? तो स्वाभाविक है कि आपको पता चल गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट केस फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स। तो जब एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 7 इंटू एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं 7x। ठीक हो गया। ठीक इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स ही परचेज इन फर्स्ट केस, तो 7 बल्ले थे और गेंदें कितनी है? 6, तो 6 बॉल्स। तो हाउ मच? अगेन 6 इंटू द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y है, तो 6 इंटू y यानी कि 6y। ठीक हो गया। अब टुगेदर जब आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल टुगेदर, माने एक साथ टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? तो टोटल कॉस्ट हो रही है आपकी 7x प्लस 6y। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? रुपीज 3800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट इज रुपीज 3800। तो hence the first equation become 7x plus 6y is equal to 3800, इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब ठीक इसी तरह से आप दूसरी बात देखिए, व्हाट इज द सेकंड केस। तो इन सेकंड केस शी परचेज लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब उसने कितने बैट खरीदे? 3। और कितनी बॉल खरीदी? 5। तो आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं। अभी हमने जैसे फर्स्ट केस में हमने डिटेल में निकाला अलग अलग, फिर टोटल निकाला। अब आपको पता चल गया तो आप सेकंड इक्वेशन में आप डायरेक्टली भी उसको लिख सकते हैं एक सेंटेंस बना के, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज रुपीज 750। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है जिसका नाम है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सेकेंड इक्वेशन आपकी आ गई है जो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। समझ में आ गया सबको? अब हमको पता है कि इक्वेशन जब बन जाती है दो इक्वेशन, तो आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन वी विल सॉल्व द इक्वेशन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर select any one of these two equation, either equation number 1 or equation number 2, then find the value of x, either you can also find the value of y. After getting the value of the variable, replace the value of the variable into second equation and get the answer. ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ आपको, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन सिखाई गई है, आपकी प्रैक्टिस करनी है। If you got the mistakes during the calculation and unable to get the answer, then you will contact to me. I will give the proper solution of this question to you. Now we are at fifth question of the same exercise. Again read the question with me. A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. माने इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जैसे कि आप समझते होंगे, जो भी जैसे 9/11 लिखा है, इट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन है वो अननोन है, 9/11 फ्रैक्शन नहीं है, 9/11 तो रिजल्ट है। एक अननोन फ्रैक्शन है
जो कि अगर उसके न्यूमरेटर में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूंगा, उसके बाद जो सॉल्व करके आएगा वो 9/11 आएगा। इज दैट क्लियर? रीड इट अगेन। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, माने 9/11 वो है नहीं अभी, थोड़ी देर के बाद जब उसमें 2 ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में भी और 2 ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में भी, तो उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगी। एक भिन्न 9/11 हो जाती है जब उसके अंश व हर दोनों में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। द सेकेंड सिचुएशन इज इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने उसके अंश और हर में अगर मैं अभी हमने 2 जोड़ दिया था, लेकिन अगर मैं 2 के स्थान पे 3 जोड़ दूंगा, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ देना है और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देना है, तो वो हो जाएगी 5/6। ठीक है। तथा 5/6 हो जाती है जब उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अगेन जैसे कि हमको पता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? कंसीडरेशन ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल को कंसीडर करना है। तो वेरिएबल की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार होती है। अभी मुझे एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन माने आप समझते हैं, फ्रैक्शन माने एक लाइन खींची होती है, लाइन के ऊपर एक संख्या लिखी होती है, लाइन के नीचे भी एक संख्या लिखी होती है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर माने अंश, डिनोमिनेटर माने हर। ठीक है। तो लेट द फ्रैक्शन इज x/y। तो मैंने जो फ्रैक्शन है उसको लिखा, माना भिन्न इज इक्वल टू x/y। तो आपका न्यूमरेटर कौन है? न्यूमरेटर माने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये a/b है, तो इसको बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। मैं शॉर्टकट में न्यूमरेटर बड़ा वर्ड है तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। तो न्यूमरेटर कौन है आपका? x और डिनोमिनेटर कौन है आपका? y। ठीक। नाउ राइट द केस 1। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैंने जो न्यूमरेटर है इसमें भी मैंने 2 ऐड कर देना है और जो डिनोमिनेटर है इसमें भी मैंने 2 ऐड कर देना है। तो ऐसा करने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा? 9/11। तो व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम हाउ मच? 9/11। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा? पहले कौन था? x, इसमें आपने 2 ऐड कर दिया है। न्यू डिनोमिनेटर, पहले कौन था डिनोमिनेटर आपका? y, तो y में भी आपने 2 ऐड कर दिया। तो आपकी जो नई फ्रैक्शन है वो क्या बननी चाहिए थी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन जो नई फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 9/11 इज इक्वल टू 9/11। तो ये हुआ आपका कन्वर्जन ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्जन द फ्रैक्शन बिकम, जो आपकी सिचुएशन थी, द फ्रैक्शन बिकम 9/11 व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अभी जो कंडीशन थी कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वो 9/11 हो जाती है, तो उसको हम गणितीय रूप से ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं कि दिस कंडीशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो कंडीशन है वो एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इट नीड्स सिंप्लीफिकेशन, इसको कुछ सरलीकरण की आवश्यकता है। तो आपको क्या सरलीकरण दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है? तो एज यू कैन सी दैट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ LHS एंड द फ्रैक्शन ऑफ RHS। तो दोनों भिन्न के पदों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 11 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x+2 से, और 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y+2 से।
तो अब ओपन द ब्रैकेट्स 11x प्लस 22 here also 9y plus 18. Now transformation of the terms from one side to another. So as we know that the variables remains on LHS and the constant remains on RHS. तो मैं 9y को LHS में ले आऊँगा तो 11x और ये 9 इधर आके हो जाएगा माइनस 9y. ये 18 still remains at the here its place. 18 अपनी जगह पर है and 22 will shifted from LHS to RHS. It become minus 22. Then after you will get 11x minus 9y is equal to minus 4. Now it is the first equation of your question. समझ में आ गया सबको? ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. The second case of the question. तो सेकंड केस क्या है अपना कि if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6. अब दूसरे केस में कुछ पहले के जैसा ही है, लेकिन अब जो नंबर ऐड हो रहा है पहले हमने कितना ऐड किया था 2. दोनों जगह पर हमने कौन ऐड किया 2, लेकिन इस बार मैं दोनों जगह पे कौन ऐड करने जा रहा हूं 3. तो पहले आप लिख दीजिए व्हेन 3 is added to both numerator and denominator it become how much 5/6. तो आप चाहो तो मैंने जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा था फिर फ्रैक्शन लिखा, अब आपको समझ में आ गया हो तो आप सीधे लिख सकते हैं हेंस न्यूमरेटर में आप 3 जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में भी आप 3 जोड़ दीजिए और ये आपका बन जाएगा 5/6. तो फिर से आप उसी स्थिति में आ गए जैसे यहाँ पे था ऐसे ही कुछ यहाँ पर है. तो फिर इसको भी सिंप्लीफिकेशन चाहिए, उसके लिए फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो 6x प्लस 18 5y प्लस 15 फिर से ट्रांसफॉर्मेशन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं दोबारा से कि एक फ्रैक्शन था जो कि x/y है और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ना था और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ना था. तो मैंने उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया और दोनों को फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो वो 9/11 हो गई. फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे को 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 आया. फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22. दैट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. दूसरे कंडीशन में लिखा है क्वेश्चन में क्लियरली कि व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ. तो अब दोनों जगह पे मैंने 3 ऐड करना है और फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 5/6. तो फ्रैक्शन बन गया आपकी 5/6. फिर ऐसे ही मैंने प्रोसीड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 18 5y प्लस 15. फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 फिर आपका आ गया -3. तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3. आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई. अब जैसे कि हमको ने 2 इक्वेशंस पहले कई बार सॉल्व कर लिए हैं अब तक, तो ये 2 इक्वेशंस आ गए हैं आपके. फिर आपने एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, वहां से x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखनी है, सॉल्व करना है और कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू.